बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम देख रहे हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त भौचाल हमें दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइव कार्रवाई जारी है और जजेस ने आज फैसला किया इलेक्शन कमीशन की अपील के बाद कि वो इस केस को देखें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था उमैर नियाजी की एक दरखास्त से क्या पूरे मुल्क में इलेक्शन रोक दें, इससे जमहूरियत को भी खतरा है और ये जमहूरियत डीरेल भी हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि उनकी एप्लीकेशन में तो ऐसा कुछ नहीं था। आरओज़ की ट्रेनिंग के हवाले से ये बात चल रही थी और आगे ये मामला मजीद कहाँ तक जाएगा इस पर भी मजीद बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब कादिर मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PN से। फिरदौस शमीम नकवी साहब होंगे, इसार राना हमारे साथ मौजूद होंगे। फिरदौस साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, आज की कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजू बड़ा अहम है। हेडलाइंस जो चल रही उनका जो मामला है उससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो 8 फरवरी नहीं 8 फरवरी से बहुत पहले से इलेक्शन डिमांड कर रही है और उसकी वजूहात और उसके सबूत जो हैं वो उस वक्त से चल रहे हैं जब हमने पंजाब असेंबली डिसॉल्व की, हमने KP की असेंबली डिसॉल्व की और हम चाहते थे कि पूरे सूबों में इलेक्शन हो। और उसके बाद जिस तरह टेक्निकली सेंसस को इस्तेमाल किया गया और गैर आईनी तरीके से सेंसस का अप्रूवल दिया गया और वो सेंसस बहाना बन गया टू पोस्टपोन दी इलेक्शन, वरना ये इलेक्शन असूली तौर पे जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हुई थी उसके 90 दिन के अंदर अंदर होना लाजिम था। तो वो जो 16 नवंबर से पहले इलेक्शन होना था, वो इलेक्शन जो है वो चला गया गैर आईनी डेट के ऊपर 8 फरवरी की। ठीक, इस वक्त PTI की जो कंसर्न है जिसके ऊपर हमने लाहौर हाई कोर्ट का अप्रोच किया है वो डेट पे नहीं किया, ठीक, ROs के ऊपर अप्रोच किया है कि इस वक्त जो ROs लगाए गए वो ऐसे नहीं है जिनको कहा जाए कि ये इलेक्शन में उसकी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बरकरार। सही, ये ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक उन जमातों के साथ बड़ा क्लियरली इस्टेब्लिश किया जा सकता है जिनको वो मरून मिन्नत हैं अपनी तनख्वाह नौकरी लगने के या तरक्कियों के। लेकिन अभी देखें वहां जाहिर बात है ये आपकी प्ली थी कि सेशन जज और सिविल जज होने चाहिए। तो अभी अगर जब ये सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी मामला मजीद आगे चला गया ना, वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट तो ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकती थी, उन्होंने अपनी मोअज़्ज़ज़ अदलिया की जो है हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, एक पटिशन चली गई और उस पर क्या हम पूरे मुल्क में इलेक्शन रोक दें। ROs पे तो वो शायद अभी नहीं आ रहे, वो सिर्फ इस बात को जज कर रहे हैं कि ये शायद एक तो तौहीन अदालत है और इलेक्शन रोकने की कोशिश है। देखिए वो कुछ भी कहें, पहली चीज तो इलेक्शन की तौहीन जो है, जिस दिन असूली तौर पे इलेक्शन की डेट अनाउंस की थी उसी दिन शेड्यूल देना चाहिए। जी जी, तौहीन अदालत किसने की है? सही, ठीक, ECB ने की है। डेट ना देके शेड्यूल दे देते। सही, देखिए ROs की अपॉइंटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनका सब कुछ जो है वो जारी रह सकता है। आप जो है बुलाइए जुडिशियल ऑफिसर्स को। ठीक, सिर्फ कितनी सीटें हैं जिनको लोगों को रिट्रेन करना पड़ेगा? 232। ठीक, तो सर ये जो बिल्कुल मैं थोड़ा सा हम जरा आगे चलते हैं। ये जो आपका मामला था वो भी सामने है और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई हो रही है वो भी सबके सामने। कादिर मंदोखेल साहब, सर आपको भी वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। क्या वाकई लग रहा है इस दरखास्त से जमहूरियत डीरेल होगी, इलेक्शन का इल्तवा हो गया? हालांकि बात सिर्फ ROs के बारे में थी। 2013 का जो ROs का इलेक्शन था, बड़ी तनकीद हुई उस पर, हमने धरने देखे, सब कुछ देखा उसके बाद। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई जारी है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अस्मा चौधरी साहिबा, थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाए इस केस के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, उनके बेंच, सदर पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही कागज पे दस्तखत करके स्टैम्प लगा रहे कि 8 फरवरी का इलेक्शन होना है और फिर उसके बाद वो ये फरमाते हैं कि ये पत्र पे लकीर है
ये बातें आप अपनी बीवी से तो जरूर करें, शोबे वाले टीवी पे आके ना करें। टीवी पे नहीं कर सकते। हम और आप और नकवी साहब बड़े मोहतात अंदाज में बात करते थे, और शायद बीवियों से बात हम करते थे मगर टीवी पे नहीं कर सकते थे। फिर क्या बात है कि आइन का आर्टिकल 189 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम हाई कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। बिल्कुल। और एक सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट का किसी उमेर नामी शख्स का, जो शायद पीटीआई का है या नहीं है, उसकी एक दरखास्त के ऊपर और पूरा पाकिस्तान की इलेक्शन की प्रोसीडिंग को जो ना वो बिल्डोजर पेर रहा है, या उस लकीर जो पत्थर पे बनी हुई है उस पे ग्राइंडर पेर रहे हैं। तो मेरे तो सवाल पहला ये है कि चीफ जस्टिस साहब को, मुझे और आपकी मुंह पे तो ताले लगा लिए है, मगर अपना एक सिंगल जज को क्यों कंट्रोल नहीं कर सके, और उसकी क्या सजा होना चाहिए? क्या आर्टिकल, आइन का आर्टिकल 209 उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए? सही। क्या इस जज साहब को शोकाज नहीं मिलना चाहिए? क्या उमेर न्याजी को शोकाज नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। अभी ये जो आप पॉइंट्स उठा रहे हैं यही अभी चीफ जस्टिस ने उठाए। उन्होंने कहा कि क्या उनको तौहीन अदालत का नोटिस ना दें, 189 के तहत हाई कोर्ट्स पाबंद है मुअज़्ज़िज़ अदलिया की। तो ये तो सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो ये जो बात थी सर कि वो तो उन्होंने कहा कि आरओज़ की जो ट्रेनिंग थी उसको प्रोग्राम को रोका गया था। इलेक्शन कमीशन तो बाकी शेड्यूल, तो बाकी मामला तो जारी कर सकता था क्या? नहीं, देखिए वो जारी कैसे हो सकता है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 3 अरब रुपए जाया हो गए। ठीक है, चलो वो ज्यादा कह गए होंगे, 2 दिन की ट्रेनिंग रुक गई है, कोई मसला नहीं, वो हो सकता था। ठीक। लेकिन उसके अलावा अगर वो शेड्यूल जारी करेंगे तो आप मुझे बताओ अस्मा साहिबा, मैं और आप पर अगर इलेक्शन लड़ना हो और शेड्यूल आज जारी हुए तो हम दरखास्त कहाँ जमा करेंगे? जब आपके आरओ ही नहीं होंगे तो दरखास्त हम किधर जमा करेंगे? तो सवाल तो है। तो सबसे पहले तो आरओज पके होंगे, उसके बाद होंगे। अच्छा, फिर ये फैसला ऐसे भी आ सकता था कि तहरीक इंसाफ या उमेर न्याजी ने पर्सनल कैपेसिटी में जो फाइल की है वो ये कह सकता था कि डिप्टी कमिश्नर फलां फलां पे मुझे एतराज है, वो हाई कोर्ट ये कह सकता था कि इनको चेंज कर ले, बिल्कुल, और बाकी रहने दे। आपने एक ही चपेट पे पूरा पाकिस्तान को वो कर दिया, आपने पूरा अफरा तफरी मचा लिए, आपने पूरे पाकिस्तान में एक सस्पेंस फैला दिए। क्या ऐसी जज होता है? क्या ऐसी जुडिशरी होती है? लेकिन उन्होंने तो साथ लार्जर बेंच भी तश्कील हो गया ना वहां से, 18 को कार्रवाई भी होनी है। ये जो बड़ी अहम आपने पॉइंट्स उठाए हैं मंदुखेल साहब, मैं जरा आगे इस पॉइंट को लेकर चलती हूँ। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर सहाफी हैं, सीनियर तज्जियाकार है, टैलेंट न्यूज से वाबस्ता। सर आपको वेलकम भी कहते हैं आज के शो में। इसार राना साहब, ये जो अभी कुछ कार्रवाई अभी आपने देखी होगी, ये जो टिकट्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई भोंचाल वाली सिचुएशन है या ये कोर्ट्स ही आपस में लड़ रही हैं? बड़ी दिलचस्प बात करें मंदुखेल साहब, हमारे और आप सबके मुंह पे तो ताले लगवा दिए गए थे चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, और ये अब अदलिया की जानिब से ऐसी कार्रवाई की गई तो आधी रात को अदालतें फिर से खुल गई। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, आज अभी जो भी फैसला आएगा वो लिखवा रहे हैं, वो तो सामने आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई कि जजेस ब्रदर्स के अंदर कोई इतनी मिसाली हमआंगी नहीं है, और जो बंदियाल साहब के साथ होता रहा अब वो काजी साहब के साथ भी होगा, और जो बीज आप बोते हैं वो आपको काटने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो काश बंदियाल साहब के दौर में जब उनके फैसले हो रहे थे तो ये शोर ना होता कि 3-4 का है या 2-5 का है, या काजी साहब खुद बीच में बहुत सारे फैसलों के रद्द-ए-अमल ना देते तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। सही। और लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो भी जाहिर है मोअज़्ज़िज़ जज हैं, कोई वो बच्चे तो नहीं है, और उन्हें कानून का, आइन का पता है, और अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कोई किसी सॉलिड रीजंस के ऊपर ही लेंगे। बिल्कुल। ऐसे थोड़ी तो कोई जज्बातियत में ले दें। तो मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब को इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सोलो फ्लाइट इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ आ जाए कि जिस जज साहब ने ये फैसला किया है, क्या उन्हें नहीं पता था कि इस फैसले के क्या नतीजे निकलेंगे? सही। और क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरे इस फैसले के बाद क्या होगा? और 24 घंटे इलेक्शन कमीशन की मुजरिमाना खामोशी क्यों रही? जब ये फैसला कल आया था, बिल्कुल, उसके बाद इलेक्शन कमीशन किस चीज का इंतजार करता रहा? 24 घंटे, 36 घंटे किस चीज को करता रहा? क्यों नहीं वो उसने दिन के वक्त ये अदालत का दरवाजा खटखटाया है, और टाइम को क्यों इस जगह पे लेके गए जहाँ पे अब ये सब होके बुक शेड्यूल आना है या नहीं आना, उसमें क्यों फंसाया? ये भी शेड्यूल में भी अभी उन्हें डांट पड़ रही है ना कि आपने शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया, क्योंकि वो तो जारी हो जाना था 12-13 दिसंबर, हमने यही सुना था उस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि आज मजा तो तब आए कि चीफ जस्टिस साहब
लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को भी शोकाज करें और इलेक्शन कमिश्नर को भी करें। अच्छा, ठीक। अगर उन्होंने अपनी रिट मनवानी है, अदरवाइज तो बंदियाल साहब भी बड़ी बातें करते रहते, बढ़ के लिखवाते करते रहते और खुद उनके फैसले के खिलाफ उनके नीचे जो लॉ ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा था कि हम अवेलेबल नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। तो होना तो ये चाहिए, काजी साहब जब आए थे और इस केस को टेकअप किया था तो तब उन लॉ ऑफिसर्स को बुलाते कि आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात मानने से इनकार किया। सही। और अगर कल आपने ये नहीं किया तो आज आपको ये लाहौर हाई कोर्ट नजर आया, अभी कहीं और से भी बहुत कुछ आएगा। ये तो उमर नियाजी का नाम सामने आ गया, कई मोजिज शहरियों की दरखास्तें जो है ना वो सामने आ जाएंगी। इलेक्शन कमीशन में तो गई नहीं है, ऑलरेडी गई है इलेक्शन के इल्तवा के लिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि काजी साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वो इस इलेक्शन पे पैरा दे रहे हैं, पूरी तरह दे रहे हैं, लेकिन वो अकेले तो नहीं है पैरा देने वाले ना और भी पैरादार है, वो काफी पैरादार मौजूद हैं। लेकिन अभी तो आपको आगे भी बड़े इसमें कठिन मराहिल हैं जिनसे आपको गुजरना है। बिल्कुल फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये जो अभी इसार राना साहब फरमा रहे थे जिस तरह से, क्योंकि अभी सारी प्रैक्टिस हमने देखी, ये जरा बताते चले उमर नियाजी वाकई आपकी जमात के हैं और क्या ओहदा है जमात के अंदर इनका? उमर नियाजी साहब हमारी पार्टी के हैं और हमारे लॉयर्स विंग के बड़े सरकर्मद रुकन हैं। मैं आपको जो बात, एक और चीज जो अभी तक कवर नहीं हुई, पहली चीज है इलेक्शन का कानून स्केड्यूल की अनाउंसमेंट डेट कब कहता है। कहीं दिखा दें रूल्स में ये लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग के बाद जो है शेड्यूल दिया जाता है। ठीक। माजी के किसी इलेक्शन में दिखा दें कि ये रूल अप्लाई हुआ है। सही। ये जो गलत बयानी कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने बार बार गलत बयानी की है, किस किस जगह बयानी, पहले उन्हीं ने कहा कि आइन से ज्यादा हैसियत किसकी है, कानून की है, क्योंकि असेंबली ने पास कर दिया लॉ। सही। तो वो कंट्रोल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कंट्रोल करेगा। सदर से कहा जाओ जिधर जाते हो जाओ, हम नहीं आ रहे तुमसे मिलने। ठीक। फिर लॉ मिनिस्ट्री ने कह दिया कि आइन से ज्यादा हैसियत कानून की है, उनको भी बुलाए। उन्हीं की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन हुए। सही। कितने लोगों ने डीलिमिटेशन अप्रूव किया, जिसमें 2 इलीगल चीफ मिनिस्टर्स ने बैठ के किया, जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मेंबर्स नहीं है। ठीक। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इलेक्टेड सीएम मेंबर्स होते हैं। बिल्कुल। केयर टेकर सेटअप का चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, नहीं बैठ सकता, बिल्कुल जाहिर बात है, नहीं बैठ सकता। उनको भी बुलाए। सिर्फ वही नहीं रुके, उसके बाद वो जो 90 दिन से ज्यादा रह चुके हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का केयर टेकर सेटअप है या वो प्रोविंशियल, उन सबको हटाए, जिससे कि ये गैर आईनी हो चुके हैं। सर बहुत सारे मामलात हैं, 90 दिन से तो बाहर देखना, हर तरह से बाहर निकल गई। अगर उस वक्त ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको फिक्स कर लिया जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता ना। मुझे 2 मिनट दे दीजिए, फिर मैं आपकी बात आगे चलिए। सेंसस किस तारीख को मुकम्मल हुआ? 30 मई को। 8 अगस्त तक जिन लोगों ने उसको डिले किया अप्रूव कराने में, उनको भी बुलाएं अदालत में और उनको भी जिम्मेदार ठहराएं कि 8 अगस्त को क्यों अप्रूव किया 30 मई का सेंसस। सही। क्या सबको पता नहीं था कि अगर असेंबली अपनी मियाद पूरी करती है या उससे एक दिन पहले भी अपने आप को डिसॉल्व करती है, तो अगर एक दिन पहले डिसॉल्व करती है तो 90 दिन। सही। और अगर उस दिन करती है तो 60 दिन। ट्रू। दोनों तारीखें कैलकुलेटेड थी, तो इसलिए सेंसस क्यों अप्रूव किया? कौन सी डेट ज्यादा सुपीरियर है, जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, या जो इन्हीं ने लॉ पास करके किए वो? ये सेंसस एप्लीकेबल होना चाहिए था अगले इलेक्शन पे। तो ये वैसे भी जाकर बाद में भी चैलेंज हुआ तो बड़ा मसला होगा। तीसरी चीज, ये सब तो बात कर रहे हैं कि आरओ की, वो जो डिलिमिटेशंस चैलेंज हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने तो पहले चैलेंज की, जो अब चैलेंज हुई है, जो लाहौर हाई कोर्ट में 4 डिलिमिटेशन चेंज करने की वजह से 50 और अपीलें आ गई हैं, उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? सही। कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं बगैर उन डिलिमिटेशन के फैसलों के? तो भाई ये सारी चले, वो तो ये अब तो सारे मामलात हो गए, उस पर किसी ने कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं लिया। लेकिन अभी जो रिसेंट जो सिचुएशन, इस पे हम अब आगे चलते हैं, क्योंकि अदालत ने इस वक्त हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। एड्रेस करना पड़ेगा।
दोनों को असमान दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा, डिलिमिटेशन वाले इशू को भी और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल जाहिर बात है। शफाफियत नहीं होगी तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कैसे होंगे? मंदो खेल साहब, हुक्मनामा तो लिखवाना शुरू कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने, और वो कह रहे हैं कि आज ही यहाँ बैठ के शेड्यूल मंगवाया जाए और आज इस शेड्यूल को फिक्स किया जाए। सारे काम अदालतों ने करने हैं, तो ये इदारे क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? लगता है इसकी नीयत है इलेक्शन की या नहीं? नहीं, इलेक्शन कमीशन की नियत पे तो पहले ही मुझे शक था और आज भी था, और बिल्कुल मोहतरम जी से पहले, नकवी साहब से पहले जो बोल रहे थे वो भी सही फरमा रहे थे कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले का 36 घंटे इंतजार क्यों किया है, और यकीनन ये सारे सवाल है उसके सामने। लेकिन मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि इलेक्शन आज ही जारी होगा शेड्यूल, और ये लाहौर हाई कोर्ट कल जज का फैसला मुअत्तल होगा। अच्छा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि पिटिशनर के खिलाफ भी होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वाजिया फैसला था, और उस फैसले के बाद ये जो अफरा तफरी बनी हुई है और ये जो एक बिल्कुल एक अजीब सूरत-ए-हाल बन गई, इसके जिम्मेदारान का तयन करना चाहिए। और बल्कि मैं तो पहले भी शो में ये कहना चाह रहा था नकवी साहब की पार्टी का, अगर ये उमेर न्याजी को ओन कर रहा है तो उनको ये ऐलान करना चाहिए कि बाबा हमें पिटीशन वापस लेते हैं। अच्छा, हमें पिटीशन वापस लेते हैं। हाँ, ये वो नफी में सारे ला रहे हैं नकवी साहब। अच्छा, वो नफी में सारे ला रहे हैं। आपको सर ये भी बताते चले, पेशावर हाई कोर्ट में भी वहां उन्होंने पिटीशन दायर की है कि अदलिया की जेर निगरानी इलेक्शंस करवाए जाएं। पिटीशन ये है दरअसल कि उनकी जेर निगरानी इलेक्शंस हो, सिविल जजेस हो, सेशन जजेस हो, और पेशावर का अलग है, ये तो पेशावर का अलग से है, और ये लाहौर में हो गई ना पिटीशन। तो सर आरोप का क्या होगा? लाहौर का था और ये पेशावर वाला आज था। लेकिन ये क्या अच्छा वो सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठा लिया है, और मैं अभी पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज ही रात शेड्यूल जारी हो जाएगा और फिर से इंशाल्लाह ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हाँ, जिस डीआरओ के ऊपर एतराज है पीटीआई का, वो जरूर जो है उनको एड्रेस करना चाहिए, उनके ऊपर जरूर की तब्दील। जरूरी नहीं है कि डीसी लाहौर के ऊपर अगर एतराज है तो वही डीसी लाहौर इलेक्शन कराए, तो किसी और जिले का डीसी भी कर सकता है, कोर ऑफिसर भी कर सकते हैं। तो ये खदशात को भी मद्देनजर रखने चाहिए, ताकि कल का ये इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर जो पहले से हम उंगली उठा रहे हैं, मजीद ना उंगली उठाए। तो ये इलेक्शन वाला मामला कुछ ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं लग रहा मंदो खेल साहब? इतना अभी इलेक्शंस हुए नहीं, और इससे पहले इतने मराहिल हैं, लगता है कि एक आग का दरिया और उसको पार करके जाना है। ये तो कोई वो वाला मरहला लग रहा है इस वक्त। देखिए अस्मा बीबी, देखिए बात ये होता ना कि एक मुजरिम को अगर कोई डीआईजी लूट मारा हो, एक मुजरिम की अंगूठे नादरा जो ना वो एयरपोर्ट पे लगा रहा हो, एक मुजरिम को बरतानिया का एक कमिश्नर प्रोटोकॉल दे रहा हो, और एक मुजरिम की पूरे निगरान हुकूमत हो, तो सवाल तो उठेंगे। और ये अच्छा मौका है, वरना हारने के बाद तो हर कोई सवाल उठा रहा है। तो ये तो पहली बात है, अगर पीटीआई या पीपल्स पार्टी ये एतराजात उठा रहा है तो इसको जो ना वो दूर करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। क्या बात है कि हम हर बात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है, तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन की अपनी जिम्मेदारी है कि इन सारी चीजों को। अब देखिए शेड्यूल अभी जारी हुआ ही नहीं है, शेड्यूल अभी जारी हुआ ही नहीं है, और सिंध में कराची में तरक्याती कामों में पाबंदी है। भाई क्यों? 2 साल पहले का मेरा प्रोजेक्ट है, उसमें पाबंदी है, लाहौर में नहीं है। अफसरान के ऊपर पाबंदी लगा दी ट्रांसफर पोस्टिंग का, जबकि आईन ये कहता है कि शेड्यूल से पहले नहीं कर सकता है। सिंध में जो उन्होंने पाबंदी लगा ली है तो निगरान ने सब हटा दिया है, पंजाब में वही को वही है। तो ये सारे जो एतराजात है हम तो पिछले 1-2 महीने से उठा रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उनको शायद वाकई फर्क नहीं पड़ता। इसार राना साहब, सर आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आपको लग नहीं रहा जो लोग भाग रहे थे, मैं कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहती, अक्सर हम बातें सुन रहे थे, लोग पिटिशनर बन गए, इलेक्शन कमीशन में चले गए कि इलेक्शन इल्तवा हो, किसी ने कहा जी मौसम की सख्ती है, किसी ने कहा सिक्योरिटी इश्यूज हैं, किसी की जान को खतरा है, ऐसी बातें सुन रहे थे, और पिटिशनर्स भी बन रहे थे कि इलेक्शन का इल्तवा हो। लेकिन वो खान साहब की पार्टी का एक बंदा गया तो आज सबकी दौड़ें लग गई, बाकी इलेक्शंस होने चाहिए। तो क्या आप क्या इस मामले को किस तरह से देखेंगे? एक बंदा गया हज करने, तो वहां जाके वो बड़ा जज्बाती हो गया, उसने दुआ की कि अल्लाह मियां बस अब मैं तेरी दीन पे आ गया हूं, मैंने वापस नहीं जाना। रात को उसकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने उसने रोते हुए अल्लाह से कहा कि अल्लाह मियां दुआएं तो मैंने तुझसे बड़ी मांगी थी, तूने मेरी एक ही दुआ सुनी बस। तो दरखास्तें तो इन्होंने कुछ 3000 डाली हुई अदालतों में, तो फैसले इसी पे होना था।
इसी को निकाल के हाई कोर्ट साहब ने कहना था कि ये सुननी और इसी पे फैसला करना है। 14-15 आखिर में कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। 10,000 दफा और अदालतें कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो उमेर की इस दरखास्त की बड़ी अहमियत थी और उसको पहुंचाई मिलना जरूरी थी। और जो रहमान कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब अली पेशावर में तो जाली वोट इतने हो गए हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, रहमान कह रहे उनकी बख्शिश है, उनकी कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा फिर मैं आपसे इस क्या कहते हैं वो ये कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई इलेक्शन से भागना चाह रही थी ना, अगर बकौल इन लोगों के, तो हाईकोर्ट के जज साहब उनकी उसको मुस्तरद कर देते। आसिफ अली जरदारी ने क्या नवाज शरीफ के जीतने के ऊपर बकायदा ये कई दफा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी आरोज ने इलेक्शन जितवाया था जी जी और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इलेक्शन जितवाया था। तो एतराज करना तो हर एक सियासी जमात का फर्ज कि एक हुकूमत जिसमें 8 वजीर मियां नवाज शरीफ साहब के काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी से लगवाई गई है, तो उसके ऊपर अगर कोई जमात एतराज करती है तो वो भेजा तो नहीं है। लेकिन उन्होंने ये थोड़ी कहा कि इंतखाबात खत्म कर दिए, तो फैसला अदालतों ने करना था। तो आप गोली ना चलाएं, आपको तो कुब्बे को लातरास आ गई, आप तो वैसे ही भागना चाह रहे थे, आपको एक मौका मिल गया भागने का, लेकिन मुझे लगता है मिलेगा नहीं। अच्छा, मिलेगा नहीं आपको। लेकिन अभी अगर आरओ वाले मामले पे चीजें फिक्स हो जाती हैं और यही आरओज ही इलेक्शन जो हो गए, इंतजामिया के जो लोग होंगे, डीसीएसी जो होंगे, वो इलेक्शंस करवाते हैं, तो फिर शफाफियत पे फिर सवाल उठेगा। क्योंकि माजी में जैसे अब भी बात कर रहे हैं कि सवाल उठा, तो क्या अदलिया के जो जजेस हैं वो नहीं आ सकते लोअर कोर्ट्स के इसमें, क्योंकि मेन प्ली तो यही ली गई थी। एक्चुअली तो वैसे तो जिन्नू पन्नो वही लाल है पाकिस्तान में, आप किसी की क्रेडिबिलिटी को कर ही नहीं सकते। क्या हमारी अदलिया ने पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर जितने हमले किए, कुछ ढकी बात है? क्या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी और 30 साल 40 साल बाद आपको आपने कहा नहीं वो गलती हो गई? तो आज जो फैसले हो रहे हैं कि 40 साल बाद वो दोबारा रिव्यू नहीं होंगे कि वो हमारी अदलिया ने उस टाइम क्या क्या किस दबाव से किए? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज ने मिसकॉन्डक्ट किया, अपने इख्तियारात से तजावुज किया और एक जज के फैसले से पूरे मुल्क में इलेक्शन का जो अमल था या शेड्यूल जारी होना था वो सारा सिलसिला रुक गया, जमहूरियत को डीरेल होने का खदशा रहा। ये अभी जो रिसेंट हुक्मनामे की चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, शेड्यूल जारी होना एक अलग पॉइंट था और आरओज़ की ट्रेनिंग एक अलग चीज़ थी, और एक जज के वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जी सर, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, बात ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म क्या दिया था? 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। किसी ने ये कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं कहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब नहीं कहा तो हुक्म तो कोई नाअदली नहीं हुई, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म क्या दिया था? फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। क्या फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं? क्या फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं? क्या ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो रहे हैं? तीनों चीजों को मैं चैलेंज कर रहा हूं। इस पे 184 की आज क्यों नहीं उठा रहा? ठीक, क्या तमाम पार्टियों को, पीपल्स पार्टी की भी शिकायत कर रही है, तहरीक इंसाफ भी कर रही है, सिवाय लाडलों की पार्टी के अलावा सारी पार्टियां कह रही हैं, मिसालें अवेलेबल हैं कि ये जो इलेक्शन है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कौन जीतेगा ये इलेक्शन। वो हर चीज उनके लिए हो रही है। ठीक, 3 घंटे 4 घंटे में फैसले हो जाते, तब्दील कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले एट हाई कोर्ट लेवल। क्या बात है, कमाल है ना। इस मुल्क के अदालती निजाम को क्यों नहीं दुरुस्त करने की बात कर रहे चीफ जस्टिस साहब? वो चीजें नहीं नजर आ रही। ठीक, क्या शायद वो देखना नहीं चाह रहे, शायद वो देखना नहीं चाह रहे। और आप ये देखिए, सिर्फ उस पे नहीं है, क्या क्या फैसले आ रहे हैं इवन एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल, कि खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्प्लिट आ गया है। आप सोचिए कि एक ने नहीं कहा, 2 चीफ जस्टिस के दौर के अंदर ये बात आ चुकी है कि क्या मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस की ट्रायल हो सकती है या नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये बड़ा क्रिटिकल इशू है।
हम ये नहीं कह रहे कि गिल्टी को माफ कर दिया जाए, सही, लेकिन ये चीज इस मुल्क की कोर को हिला देगी जहां आप ये कह देंगे कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर विदाउट चेक एंड बैलेंस सिविलियंस की ट्रायल हो सकती है। देखिए फर्क क्या है मिलिट्री कोर्ट की ट्रायल के अंदर और सिविलियन के। मिलिट्री कोर्ट के अंदर इट इज ऑर्डर इज कमिंग फ्रॉम द टॉप, जजेस आर नॉट सपोज्ड टू टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन। ठीक, जहां एक कर्नल साहब बैठे हुए अदालत के चीफ, तो ही इज bound by the military to obey the orders given by a brigadier. And the brigadier is bound to follow what is stated by the major general. And the major general, this way it keeps on going all the way. तो इसलिए ये जो इस मुल्क के हालात हैं, इसका वाहिद हल ये कि इसके तमाम प्लेयर जो है वो एक दफा बैठ के ये बात तय कर ले कि इस मुल्क की फलाह सिर्फ इसी चीज में कि फौरी तौर पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए और वो किस तरह से किए जा सकते हैं। वो देखें, वो तो उस पर कोई नहीं आ रहा ना, शायद फेयर एंड फ्री इलेक्शन ये सबका मुतालबा है। मंदो खेल साहब, अभी जो ये बात हो रही है, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। जो पीटीआई के जलसे जुलूस होते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स तक होती हैं, वहाँ धावा बोल दिया जाता है। कुछ इनके जो वकला हैं वहाँ पे भी क्रैक डाउन हो जाता है अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जमात भी सबसे बड़ी यही शिकायत कर रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, और जो इंतजामिया के लोग हैं, निगरान हुकूमतों के लोग हैं, वो नून लीग के लगाए हुए हैं। तो वो जो ये पॉइंट उठा रहे हैं नकवी साहब कि ये कोर्ट को नजर नहीं आया कि सियासी जमातें, इलेक्शन का माहौल बन गया, मैदान सज गए, लेकिन उस तरह से उनको हक नहीं दिया जा रहा। तो इस पे बात नहीं हो सकती थी आज के इस इजलास में? जी बिल्कुल, नकवी साहब जो बात कर रहे हैं वो तकरीबन मैं रोज टीवी चैनल पे कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेड़ा उठाया 8 फरवरी का, लेकिन ये सिर्फ इंतखाबात कराना काफी नहीं, ये शफाफ होना भी जरूरी है। और एक जिसके सारे खदशात हम 3 महीने पहले से मीडिया के सामने रख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को सुना रहे हैं, तो ये भी सारी चीजें उनको नजर आना चाहिए। आप मुझे बता दो कि एक मुजरिम लंदन में बैठा हुआ है और वो कहता है कि मैं लिख के देता हूँ मैं चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म होऊंगा। मुझे 30 साल सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए मैं आज भी ये सोचने पे मजबूर हूँ कि केसेस तो उसने खत्म करा दी है, मगर नाइली कैसे खत्म कराएंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बात है। और उस नाइली का उस जज अरशद मलिक और ये दूसरे वाले केसेस से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि 62(1)(f) का है, क्योंकि उसने चीजें छुपा ली है। वो कैसे करेंगे? और आज अगर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेंगे, जो कि डेफिनेटली करेगा, तो ये टोटल 4 रोज के अंदर कागजात जमा और लास्ट डेट हो जाएगी। तो अभी तक वो केस बीच में पिछले हफ्ते मैंने देखा था कि वो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो नाली वाले केसेस है वो यकजा करने की अकामत दी है, मगर डेट अभी नहीं आई। समाज जनवरी में मैंने कहा था होगी। तो ये कैसे कह सकते हैं? अभी तो वो कौमी असम्बली की मेंबर बनने की अहल नहीं है, तो वज़ीर-ए-आज़म का दावा कैसे कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो फिर हमें ख्वाजा आसिफ की, राना सनाउल्लाह की वो बातें याद आती है कि नवाज शरीफ 0 रिस्क पे आएगा। 0 रिस्क का मतलब यही है कि पूरा का पूरा पक्का उसने वादा लिया है कि मुझे आप वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे तो मैं आऊंगा। तो पीटीआई इसको लंदन प्लान ही कह रही है सर। देखिए लंदन प्लान बिल्कुल लफ्ज यही बनता है, लेकिन सवाल ये कि ये सारी चीजें तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। और फिर मुझे पश्तो के कहावत याद आता है साल के बारे में कि ए साल मुझ पे तुम गुजर जाओगे, मैं तो गुजार लूंगा तुम्हें, मगर लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। इलेक्शन तो 2013 का भी हुए थे, हमने आरओ का इलेक्शन डिक्लेयर किया है। इलेक्शन तो 2018 का भी हुई है, हमने आरटीएस का इलेक्शन कहा। इलेक्शन 2024 की भी हो जाएंगे, मगर हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। ठीक, बिल्कुल। चले, ये तो अब मामला आप देख रहे हैं कि शेड्यूल अब कितनी जल्दी दे देते हैं और इलेक्शन कमीशन क्या बाकी इस सिलसिले में तैयार है? इसार राना साहब, ये एक तो उमैर न्याजी को भी तौहीन अदालत का चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस जारी कर दिया है, और अब देखना ये है कि चले इलेक्शन शेड्यूल आ गया, कागजात नामजदगी जमा हो गए, रद्द हो गए, और अगला मरहला तो शुरू हो गया इलेक्शन का, जो सेकेंड फेज हमें दिखाई दे रहा है। तो आपको लग रहा है अभी भी 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे? पहले तो मैं न्याजी पे मुझे तरस आ रहा है बेचारे के ऊपर कि वो नमाज बख्शवाने गया था, रोजे गले पड़ गए। तो अब इसका मतलब तो यह है कि हमने अदालतों की मर्जी के मुताबिक इंसाफ तलब करना है और उनकी ख्वाहिशात और उनके मूड के मुताबिक दरखास्त देनी है इंसाफ के लिए। उसने इस दरखास्त में कहाँ लिखा है कि जी हम इलेक्शन मुलतवी करा देंगे? बिल्कुल
उसने तो एक अपना प्ली ली है, आपको अगर नहीं वो समझते तो आप उसे रिजेक्ट कर दें। वो एक परवीन शाकिर का शेर है कि मुमकिन फैसलों में एक फैसला हिजर भी था। हिजर। मैं एक बात कही, उसने कमाल कर दिया। और भाई उसने तो दरखास्त दिया, आपने कमाल कर दिया, हाईकोर्ट ने कमाल कर दिया, आगे से इलेक्शन कमीशन ने कमाल कर दिया, उस सही। गरीब के ऊपर डाल दिया। इसका मतलब ये कि आइंदा लोग अदालतों में ये सोच के जाएं कि भाई इससे किसी को ये दरखास्त पसंद आ सकती है या नहीं। किसी को नहीं आ सकती। इस बात का कि हाई कोर्ट का उन्होंने फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि आज इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करना पड़ेगा हर हाल सही। में। अब वो जो बीच में गैप बन गया है वो ये भी हुक्म दे दिया, सही, हुक्म दे दिया कि आज ये शेड्यूल जारी करें। आज ही शेड्यूल, जी जी और बिल्कुल, अभी आज ही तक शेड्यूल अभी जारी मुअत्तल करने कर का दिया। हुक्म दिया गया है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर मुअत्तल दिया। हो गया। तो अभी देखते हैं, चलें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो अभी डायरेक्शंस हैं या जो फैसला आया उस पर मिनोअन अमल दरामद होता है। नकवी साहब, मेरे पास वक्त की कमी, आखिरी बात, आप खुश हैं आज के फैसले से क्या? नहीं जी, मैं तो नहीं खुश, बिकॉज जो रिलीफ हम सीख कर रहे थे वो मिली नहीं है। मिला, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन हुई है। दूसरी चीज जो है, जो सबसे अहम है कि ये जो बात की जा रही है इलेक्शन की तारीख में, उसमें फेयर एंड फ्री का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। ठीक है, सही। और एक और चीज, नया सवाल रेज हो गया कि एक जज के क्या इख्तियारात हैं, उसका तयन कौन करेगा। इससे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ही हैज डन समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड हिज पावर्स। अब जज की पावर्स डिफाइन होने के इसके माने वो जज जो है उसको नाअहली करना करेगा, उसको हटाना पड़ेगा, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पूरी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन की दोबारा छानबीन होगी। एंड द जज इज राइट। सही, बिल्कुल। आखिरी बात मंदोखेल साहब, एक और पेंडोरा बॉक्स, नया पेंडोरा बॉक्स आप कह रहे हैं खुल रहा है। आखिरी बात सर, आज के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं मंदोखेल साहब? मैं बिल्कुल खुशाइंद उस वक्त कहूंगा इस फैसले को कि उमेर न्याजी के साथ साथ उस हाई कोर्ट के सिंगल जज को भी कोई शोकास, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि आइन का आर्टिकल 189 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम सूबों के हाई कोर्ट पे पाबंद है वो उनके। तो वो इस हवाले से एक तरफा कार्रवाई को मैं नहीं कहूंगा खुशामदीद, और जरूर मैं कहूंगा कि उसके खिलाफ होना चाहिए। और मैं ये भी मुतालबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि आपने खुद बोला था कि पार्लियामेंट पालाए दस्त है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज ने भी पार्लियामेंट के तमाम कार्रवाइयों को जो ना मुअत्तल कर दिया, तो उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। चलें, बिल्कुल, अब हर चीज़ पे ज़रूर एक्शन लेना होगा सुप्रीम कोर्ट को। देखते हैं आगे ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट। आपको सर आज की शो में वेलकम कहते हैं। बुखारी साहब, ये जो इतनी तेजी से डेवलपमेंट्स हुई, एक पिटीशन गई, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कहते हैं कि जी हमारा ये कहना था कि सिविल जज हो, सेशन जज हो, अदलिया की जेर निगरानी इलेक्शंस होने चाहिए। आरओ का इलेक्शन 2013 वाला वो ना हो, और जो आगे इलेक्शंस हुए उस तरह का कोई सीन ना हो। तो आपको क्या लग रहा है उसके बाद जो ये खिचड़ी बनी, मामलात कहां जाएंगे? शुक्रिया। देखें, ये बात ये है कि आपको याद होगा कि बहुत पहले जुडिशरी ने कहा कि जी हम अपने जुडिशल ऑफिसर्स आपको इस ड्यूटी के लिए नहीं दे सकते, और ये गालबन इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से शुरू हुआ। ठीक। और फिर बाद में इंतखाबात जो हुए, एग्जेक्टिव के ऑफिसर्स जो हैं उनको डिप्यूट किया गया, तो उस पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतराज़ भी था, क्योंकि जो एग्जेक्टिव ऑफिसर्स होते हैं वो बराह रास्त हुकूमत के मतहत होते हैं। बिल्कुल। और पुराना जो रिकॉर्ड है कि जुडिशरी के ज़रिए इंतखाबात होते रहे हैं, तो अब वो पिटीशन लेके गए, उस पिटीशन पे एक ऑर्डर पास हो गया। सही। उस नोटिफिकेशन को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, तो अल्टीमेटली एक लार्जर बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का नोटिस लिया और अटॉर्नी जनरल को बुला लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तशरीफ ले गए। लेकिन ये कि पाकिस्तान में इंतखाबात बेहद ज़रूरी हैं, इख्तियारात आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास जाने चाहिए। बिल्कुल। और जो डेट दी गई है इंतखाबात के लिए, उस डेट पे इंतखाबात होने चाहिए। सही। मैं बतौर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान समझता हूँ
कि किसी अनइलेक्टेड आदमी को कोई इख्तियार नहीं कि मुझ पे हुक्मरानी करे। बिल्कुल ऐसा और हर पाकिस्तान का सिटीजन जो बिल्कुल सब यही चाहते हैं। जमहूरियत पे यकीन रखता है वो यही समझता है। या तो सर अगर ये इस तरह की सिचुएशन रहती है, बिकॉज आपकी जमात भी इसमें फरीक बन गई, दीगर सियासी जमातें भी वहां पे पहुंच गई हैं, तो क्या कोई ऐसा खदशा था कि जो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बनने जा रहा था या कोई इलेक्शन मजीद आगे जा सकते थे, अब सियासी जमातें इसमें फरीक बन गई हैं, तो आपको क्या लग रहा है कोई लाउड एंड क्लियर डिसीजन इस हवाले से आएगा? देखिए, गुजारिश है कि वो फरीक इसलिए बनी कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस मुल्क के इंतखाबात में पॉलिटिकल पार्टीज़ मैटर करती हैं। बिल्कुल। तो वो नहीं चाहती हैं कि कोई भी डिसीजन आए तो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या एक पॉलिटिकल पार्टी अनरिप्रेजेंटेटेड जाए उधर, वो अपना मौक़िफ़ लेके जाएंगे वहाँ पे, और इसलिए वो फरीक बने हैं। बहर सूरत पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो रहा कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, सही। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की डेट फिक्स की तो वो जो 90 दिन वाली बात थी वो मियाद थी उस पर पूरे नहीं उतरते, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट नहीं दी। उन्होंने कहा टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ते और चले इंतखाबात 8 फरवरी को होने चाहिए। सही। और बड़ा सख्त मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट का। जी जी। और हम भी समझते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने चाहिए। ठीक। सर अभी भी आप समझ रहे हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने चाहिए। अगर उस वक्त ये तय कर लिया जाता कि 90 दिन से 91 दिन की बात नहीं होगी, तो आज ये मामलात इस तरह से हमें दिखाई ना देते, क्योंकि बहुत सारे उभाम आ गए ना, कन्फ्यूजन आ गई कि चलें 8 को अगर हो सकते हैं तो फिर 18 को भी शायद हो सकते हैं, क्योंकि एक बार आप जब आपने इजाज़त दे दी तो अब बॉल तो कोर्ट से बाहर चली गई ना। तो यही मेन सवाल है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की। आपको याद होगा अतर मिन अल्लाह साहब का इजाफी नोट है, इख्तलाफी नोट इसको कह लें, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने और सदर साहब ने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करके संगीन खिलाफ वर्जी की अपने हलफ की। बिल्कुल। ये देखें जी, इलेक्शन करवाना आइन के तहत किसकी जिम्मेदारी थी? वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी। बिल्कुल। और उसको फैसिलिटेट करना एग्जीक्यूटिव का काम था। ये दोनों जिम्मेदार हैं। और प्रेसिडेंट साहब तो वैसे कंट्रोवर्शियल हो चुके थे। वो कंट्रोवर्शियल नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन और असेंबली डिसॉल्व की थी उन्होंने अप्रैल 2022 में, तो वो तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल थे और वो तो पार्टीजन रोल था उनका। लेकिन बेसिकली ये ईसीपी की जिम्मेदारी थी कि 90 डेज में इलेक्शन करा, और पीपल्स पार्टी इसरार करती रही। और मैं समझता हूँ कि जो उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी, तो फिर उस सुप्रीम कोर्ट को अपनी वर्डिक्ट पे अमल दरामद करवाना चाहिए था। वो अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं करवाया, ये भी जिम्मेदारी उनकी है। तो पॉलिटिकल पार्टी तो मुतालबा कर सकती है, और पीपल्स पार्टी की क़यादत जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमेशा ये मुतालबा करते रहे। हमारे जितने भी लीडर टॉक शोज में भी आते रहे, एक ही मौक़िफ़ रहा कि इलेक्शन होने चाहिए और विदिन 90 डेज होनी चाहिए। लेकिन अब खामोशी हमने उस वक्त इख्तियार की कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 90 डेज पे कोई वर्डिक्ट क्लियर ना दी, जिस जजमेंट को आप रेफर कर रही हैं वो अतर मिन अल्लाह साहब का एक अपना एक नोट है, उसे आप डिसेंटिंग नोट कह लें, एडिशनल नोट कह लें, लेकिन आईनी सूरत हाल यही है। सही। तो सारी गेम तो आइन से बाहर होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या इस बात को सपोर्ट करेगी कि आरओज जो होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, वो इंतज़ामिया से लिए जाएं? क्योंकि जाहिर बात है अभी इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि जो निगरान हुकूमत है वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है PMLN के साथ, उनके लोग हैं इस पे लगे हुए। तो यही मेन एतराज़ था PTI का। तो जुडिशरी के जो उन्होंने अफसरान मांगे, तो आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं क्या जुडिशल जो अफसरान हो वो हों या फिर इंतज़ामिया के लोग इसमें मौजूद हों? पीपल्स पार्टी का मुतालबा था फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का। और आप ये देखें कि असेंबली डिसॉल्व हुई है अगस्त से, और इतना टाइम क्यों लगा? इस पर डिसीजन आ जाना चाहिए था। सही। अब हम फरीक बने हैं तो हमारे काउंसिल जो हैं वो अपना मौक़िफ़ कोर्ट के सामने रखेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस मौक़िफ़ को प्रीएम्प्ट करूं इस स्टेज पे। ठीक।
सही, अभी इस चीज़ पे आप चले, आप कोर्ट में ज़ाहिरी बातें बताएंगे, लेकिन ये जो बहुत सारे रिलीफ मिल रहे हैं, अभी इजाफी रिलीफ आप देख रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को मिले, उनकी जो सज़ाएं थी वो माफ़ हो गई, केसेस ख़त्म हो रहे हैं, इसी पे शिकवा करते हमें दिखाई दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। वो ये कह रहे हैं कि 3 बार तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, 4थी बार बन के वो क्या करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त फेयर फील्ड नहीं दी जा रही क्या? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातों को भी हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगती। बिल्कुल, वो तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए मांगती है। और ये तो आप देख रहे हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन का, कि वो सहूलतें लेने के कारीगर हैं। वो 1990 का इंतखाब देख लें, वो एयर मार्शल असगर खान का जो केस था जिसमें वो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उसके बाद 2000 में बैरून मुल्क चले जाना, 2007 में वापस आ जाना, 2019 में फिर वापस मुल्क छोड़ के चले जाना, और फिर 2022 में 23 में वापस आ जाना, और फिर जिस तरह उनको रिलीफ मिल रही है, तो ये रिलीफ लेने के माहिर हैं और इनको ये कारीगरी आती है। तो अभी ये सर जो आप कह रहे हैं कारीगरी आती है, तो वो इसका मतलब है कारीगरी ये काम दिखा गई, क्योंकि कहीं ना किसी तरह से कोई तो है पीछे जो रिलीफ दिलवा भी रहा है ना। इस पे तो आप कमेंट करें ना, कारीगरी उन्होंने दिखाई कि नहीं दिखाई। सर आपने कहा कारीगरी उनको आती है। अच्छा, लेकिन आप उनके साथ ही रहे ना, तो मैं जाहिर बात है समझना चाह रही, जानना चाह रही हूँ, हमारे नाज़रीन भी तो आप बेहतर समझते होंगे उनको। नहीं साथ, हाँ नहीं, हम साथ ही रहे उस गवर्नमेंट में, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली तरीके से एक गवर्नमेंट को उनसे हम नो कॉन्फिडेंस लॉ के उससे निजात चाहते थे। सही। और हमने आईनी रास्ता अख्तियार किया। हमने उस वक्त भी आईनी रास्ता अख्तियार किया जब पीटीआई की धरना देने इस्लामाबाद आ गए थे, तो हमने मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। हम हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल मैनर से गवर्नमेंट को हटाने की मुखालफत करते थे। सही। सर आपको अब याद है कल 16 दिसंबर भी है, सकूत ढाका हुआ, एपीएस का सानिया हुआ, क्योंकि अगर उस वक्त फेयर एंड फ्री इलेक्शंस मान लिए जाते तो शायद पाकिस्तान 2 लाख ना होता। तो फिर आपको याद होगा, अगर मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस हो जाते हैं तारीख के, तो वो फिर जमहूरियत को नुकसान होता है, पाकिस्तान की मईशत को इसका नुकसान होता है। तो अभी भी हमारे इलेक्शंस अगर फेयर एंड फ्री खुदा न खास्ता नहीं होते, तो आप आगे क्या देख रहे हैं? देखिए, फिर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इलेक्शन के नताइज पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, और अगर उस पर क्वेश्चन मार्क होगा तो अंदरूने मुल्क भी अनरेस्ट होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अफेक्ट होगी, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फिर इवन जो बैरूनी दुनिया से भी आपको वो पजीराई शायद ना मिले, वो सपोर्ट ना मिले, और ना ही आपको इन्वेस्टमेंट मिल सके, तो आपकी इकोनॉमी तो शटर हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बहुत लाजमी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौजूदा इलेक्शन कमीशन पे एतबार है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करा पाएंगे? हम तवक्को करते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तो अभी आपको लग नहीं रहा कि वो आईनी जिम्मेदारी अभी तक तो शायद वो उस तरह से पूरी नहीं कर पाए? लेकिन ये अभी प्री मैच्योर है इस पे कहना कि वो कर पाए कि नहीं कर पाए, जब तक इंतखाबात नहीं होते। तो अभी जब इंतखाबात सर होने जा रहे हैं, अभी क्योंकि ज़ाहिरी बात है बार बार हम इसी कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं, अब अदालतें भी खुल रही हैं और अपीलें आ रही हैं, नए नए इसमें पिटिशंस भी सामने आ रही हैं, तो क्या इससे पहले ये तय ना होता कि सारी सियासी जमातें खुद बैठ जाती और हर काम के लिए यहाँ अदालत ही खुलती है, अदालत ही फैसले करती है? तो क्या वाकई सियासतदान इतने हमारे कमज़ोर हो गए हैं या मैच्योर अभी तक नहीं हुए कि फैसले जो फैसला साजी है वो उनके हाथ में भी होनी चाहिए कुछ? देखिए, मैं तो अपनी क़यादत के बारे में कह सकता हूँ कि वो मैच्योर क़यादत है। ठीक। 2018 के इंतखाबात के बाद जो पहला इजलास था उसमें मेरी क़यादत ने अपना मौक़िफ़ दिया और उस वक़्त के हुक्मरानों को कहा और मिल के चलते हैं, सही, चार्टर ऑफ इकॉनमी भी करते हैं, हम तावन का हाथ भी बढ़ाते हैं। लेकिन उस वक़्त जो इक़्तिदार में आया जो शख्स, वो तो स्वाय गाली गलोच के उसने तो 4.25 साल में किया कुछ नहीं।
जो ट्रेडिशंस थी पार्लियामेंट की उनको भी फॉलो नहीं किया। सही। कभी तो अपोजिशन लीडर्स से कभी उन्होंने सलाम दुआ नहीं ली, अपोजिशन से बात नहीं की, छुप के पिछली तरफ से आके अपनी चेयर पे वो बैठते थे। तो ये तो कंडक्ट था। लेकिन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा मेचोरिटी का मुजाहरा किया। तो ये सर आप तो मेचोरिटी का मुजाहरा किया, लेकिन अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो कोई अपनी रैलीज नहीं कर सकते, कोई कन्वेंशन करने जाते हैं, इवन कॉर्नर मीटिंग तक होती है वहां पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी हो जाता है। उनके जो अभी कुछ बचे कुछ वकला हैं उनको भी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो फिर इस तनाजुर में लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कहाँ? देखें, इसीलिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले, इसका कॉग्निजेंस ले और इंश्योर करे कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों के लिए मांग रही थी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। और 8 फरवरी को मुल्क में इलेक्शंस होने हैं। एक पिटिशन से इस वक्त भौंचाल आ गया और हम देख रहे हैं मुख्तलिफ फरीक भी बन गए, तमाम सियासी जमातें, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से अपनी कार्रवाई की। इलेक्शंस हों, हर हाल में हो, क्योंकि इसी से जमहूरियत पाकिस्तान में आगे बढ़ेगी और यही पाकिस्तान को एक सही जो है ट्रैक पे ले जाएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।